खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ मिदवड़ी साहब, मैं हूँ सईद काजी, और हमारे साथ इंतहाई एक अहम साफ़ी दोस्त हमारे और एक्सपर्ट जनाब मोहम्मद मालिक साहब भी होंगे। मगर मैं कुछ खबरें इसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। उनके साथ उस्मान डार मज़ीद कौन कौन से इंकशाफात करेंगे और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्या इंडिकेट करता है। चेयरमैन PTI की नाअहली क्या ख़त्म हो पाएगी? लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायद वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। नवाज़ शरीफ की वापसी कौन मुअख्खर कराना चाहता है? मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ हल्के मुतहरक हो चुके हैं कि हजूर आपके शान शान शायद इस्तकबाल ना हो पाए। इस पे बात करेंगे। और आज स्टेट बैंक की जो डेप्टी गवर्नर हैं उन्होंने कहा है कि सिर्फ 5 लाख रुपए की गारंटी और उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है इन द केस अल्लाह ना करे खाकम बदन अगर बैंक गिरते हैं। मोहम्मद मालिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं इसी सवाल पे सीधा आपकी तरफ आता हूँ। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर मुतहरक हो गए हैं लोग, और शायद खाकान अब्बासी साहब भी उन्हें शायद यही मशवरा दे के आए थे कि हजूर तशरीफ़ ना ही लाएँ तो बेहतर है। आपके पास क्या खबर है और आप मशवरा भी खैर से क्या देंगे? ज़मीनी जो सूरत हाल हमने देखी है एक फ़कीदुल मिसाल जलसे की शाहदरा में और दीगर वाक़यात भी हैं, तो क्या समझते हैं कि वापसी मुअख्खर हो रही है, हो चुकी है या हो सकती है? देखिए गाजी साहब, जो तो उनके करीबी लोग हैं, जो फैमिली के ज़राए हैं, वो कहते हैं अभी तक तो प्लान है आने का। लेकिन जो उनके कुछ सीनियर लीडरान हैं वो कहते हैं कि जी अभी पता नहीं है, देखें हो भी सकता है। लेकिन जो फैमिली के मेंबर्स हैं करीब करीब, वो कह रहे हैं कि उनका प्लान पक्का है। सो अब आप चॉइस कर लें कि दोनों में से किसकी बात पे ज़्यादा एतबार है। लेकिन जिस तरह सफाइयाँ दी जा रही हैं, मुझे लगता है अभी तक प्लान है। क्योंकि आप देखिए शहबाज साहब ने भी कहा बड़ा जोर दे के अपनी तकरीरों में कि कोई इंतकामी अब एजेंडा नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल अल्लाह पे छोड़ दिया है। आज मरीम नवाज साहिबा ने भी अपनी जो एक तकरीर थी उसमें कहा कि जी हमने कोई इंतकाम नहीं, हमने आगे का बिल्डअप करना है। तो जितनी अगर तो जिन लोगों के लिए बयानात दिए जा रहे हैं, जिनकी वजह से शहबाज साहब को लंदन से बुलाया गया, पैगाम लेके वापस गए, हो सकता है वहाँ से ये शर्त हो कि ये तमाम चीज़ें पब्लिकली शहबाज साहब भी कहें और सबसे इम्पोर्टेंट मरीम नवाज साहिबा भी कहें कि कोई एजेंडा ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको पता ना, हार्ड लाइन एजेंडा तो मरीम नवाज के साथ अटैच होता है मुस्लिम लीग में। तो पब्लिक सफाइयाँ जो दे रहे हैं वो तो अब उससे तो ये लगता है कि अभी तक आने का इरादा है। लेकिन जो टॉप लॉयर से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। मैंने उनसे पूछा कि प्रोटेक्टिव बेल तो पहले सलमान को भी मिली, प्रोटेक्टिव बेल उनको भी मिली, इसाक डार साहब को। उसमें वो ये पॉइंट किया जाता है कि जी ये अभी तक आज तक ये नहीं हुआ कि सज़ा याफ्ता को, ये दोनों अभी सज़ा याफ्ता नहीं थे, इश्तिहारी डिक्लेयर हुए थे लेकिन सज़ा याफ्ता नहीं थे। तो उनका सज़ा याफ्ता को प्रोटेक्टिव बेल की हिस्ट्री में नहीं अभी तक है, तो ये फर्स्ट टाइम होगा। अब देखना ये कि क्या ये फर्स्ट टाइम वाली जो चीज़ है, क्या फाइज़ा लेड सुप्रीम कोर्ट अपने गले में डालना चाहेगी कि नहीं डालना चाहेगी। क्योंकि आपको याद होगा कि फाइज़ा साहब पे एक बात पहले क्रिटिसिज्म होता है, जब हुदैबिया का केस बहुत सालों के बाद खुला तो पहले तो वो रिलीफ थी इन्होंने कि उनका केस खुला, फिर वो केस को क्लोज कर दिया गया कि आइंदा इस पर जिक्र भी खुलेगा नहीं। तो वो एक बहुत बड़ी फेवर है जिस पे क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं माजी में फाइज़ा साहब के एज ए जज। अब वही फाइज़ा साहब चीफ जस्टिस हैं, क्या वो इतना बड़ा प्रेसिडेंट सेट करेंगे? ये अब एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद वो सोच रहे हो कि अगर मैं आया तो मुझे कुछ दिन शायद लग जाएं। सो अभी तक टच एंड गो है। मेरा ख्याल है अभी फाइनल फैसला दोनों तरफ नहीं हुआ हुआ, ना आने का, लेकिन अभी तक ज्यादा इंडिकेशन उनके आने की है। और जहां तक आप जलसों की बात कर रहे हैं, देखिए ये इलेक्शन किसी के होने से नहीं जीतना इन लोगों ने, किसी के ना होने से जीतना है। नवाज शरीफ साहब के आने से इलेक्शन नहीं जीतेंगे, ये इमरान खान के ना आने से जीतते हैं। सो जो इस इलेक्शन की हार जीत है वो जलसों के साइज पे नहीं है मेरे ख्याल में। ऐसा ये सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि PTI किस हालत में होगी जनवरी में अगर इलेक्शन होने हैं, और इमरान खान किस हालत में होंगे। देखिए मैं तो बार बार कहता हूँ, 2 किस्म की लीडरशिप है PTI में, या गायब है या तायब है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं गायब निकलते हैं तो तायब हो जाते हैं। कल की एग्जाम्पल लेटेस्ट है आपके पास, उस्मान डार साहब आए, पहले गायब थे अब तायब हैं। और ये सीरियस डेवलपमेंट्स हैं, इनका बयान बड़ा खतरनाक हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मालिक साहब, एक तो गुजारिश है, आपने फरमाया मरियम साहिबा ने कहा हमने ये मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। हमने लगता है कुछ लोगों ने अल्लाह को ही छोड़ दिया। काश मामला अल्लाह पर छोड़ते तो हम दुनिया पे जुल्म ना करते। आप बरतानिया दौर के एडिटर रहे हैं। ये जो कल एक अच्छा ड्रामा लगा उस्मान डार का, जिसे सिंध के वज़ीर दाखिला ने कहा हमें गिरफ्तार कर लिया है। पहले होता था तो हम ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते थे कि इवन के हाई कोर्ट के जज साहबान को कहना पड़ा जाके डील करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, असी भी जमाना देकर नहीं छुटांगे। आप होते तो इस बोंडे से ड्रामे को जिस तरीके से फिल्माया गया है, इसे सस्पेंड ना करते प्रोड्यूसर और रिपोर्टर को। नहीं, ये आपके प्रोफेशनल पे मैंने साहब बिल्कुल किया अपनी ईमानदारी से अपना। इस वक्त कौन सी चीज के असूलों के मुताबिक हो रही है, मुझे भी ये बताइए पति साहब। इस वक्त चीजें हो रही है कि केस बन रहा है, ये किसी को याद नहीं होगा, ना इसकी लीगल इम्प्लीकेशन भी होगी कि जी ना ये उस्मान कैसे आए, क्यों आए, क्या बोला, किस तरह बोला। खतरनाक चीज ये होगी कि जो इनकी स्टेटमेंट है, ये अगर यही स्टेटमेंट ये अदालत में देते हैं, यही स्टेटमेंट अगर ये मे 9 वाले कोर्ट के अंदर देते हैं, तो ये बहुत डैमेजिंग स्टेटमेंट है। फयाजुल हसन चौहान दोबारा एक्टिव हो गए और शायद चौहान साहब वगैरह के ऊपर तो शायद ये कोई क्या कहते हैं, अल्लाह का निज़ाम भी ऐसा है कि जब फयाजुल हसन चौहान साहब लोगों को बेइज्जत करते थे और ऐसी वो क्या सी बातें करते थे, तो उनको बड़ा अप्रिशिएट करते थे खान साहब। अब देखिए वही लोग जिन जिन लोगों को खान साहब ने आउट ऑफ मेरिट प्रमोट किया या इंकरेज किया, सबसे पहले वही उनकी जड़ें काटते हैं। ये शायद कुदरत का निज़ाम होगा, लेकिन जहाँ तक उस्मान का ताल्लुक है, उस्मान के हम सबको पता है कि फैमिली के साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ। और बड़ी सा बात यह, हर इंसान की एक लिमिट होती है, फिजिकल तकलीफ की भी और इमोशनल प्रेशर की भी। मेरा ख्याल है अगर शायद खुदा न खासा आपके साथ या मेरे साथ भी ये हो रहा होता, तो शायद हम भी कुछ इस तरह की बातें कर देते। तो इसलिए मैं इस पर जजमेंट नहीं दूंगा, लेकिन हम तो सिर्फ एज एनालिस्ट ये देख सकते हैं कि इस चीज़ का कल को किसको फायदा, किसको नुकसान आपने जो ड्रामा फिल्माया गया, मैं उसकी अक्सबंदी की गुजारिश कर रहा हूँ। कहानी पे तो मैं आता हूँ कि उस्मान डार कहाँ था, किसके पास था, आने से पहले 3 दिन पहले उसने कौन से कपड़े पहने थे, आपको भी पता है, वो आपको भी पता है। वो तो उस्मान डार ने जो किया ठीक किया। उसकी जगह कोई भी होता, 3 और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी या उसका कोई स्टेज और बदल लिया जाएगा, 3 और। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड का है ना। सिर्फ गुजारिश है, इतनी इन्होंने मेहनत की, 2 महीने उसको तैयार किया, वो एक दिन वो बेचारा बेहोश हो गया। बेहोश, बे अलग और होश अलग, यानी कि होश उड़ गए। उसने उस्मान डार ने जो कल किया उसका यही बनता था। लेकिन 53 मिनट सेकंड की जो उसकी वालदा की वीडियो है, डू यू थिंक उसने ये सारा काम जमीन बुलडोज कर दिया? मेरा ख्याल है बड़ी साहब, जब इस तरह की चीजें होती हैं सबको पता होता है क्या हो रहा है, किसी को इसमें रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ये जो हुआ है, इसका कोई पीआर या इसका पॉलिटिकल बेनिफिट ना किसी को मिलेगा, ना मिल सकता है। इसका सिर्फ लीगल नुकसान हो सकता है इमरान खान को, और आई थिंक वही मकसद था। अच्छा ये बताएं, चले इस तरह तो मेरी इतला के मुताबिक 20 से ज़्यादा सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। क्या ये सुल्तानी गवाह कोई एविडेंस भी अदालत देखेगी या कहेंगे जी इसने साजिश की है? मैं कह देता हूँ दूसरी जंग अजीम मोहम्मद मालिक ने कराई है, तो मुझे उस जंग अजीम के दौर में जाना होगा, एविडेंस देना होगा। आज एक बंदे की सालगिरह थी तरीके इंसाफ के चेयरमैन की, जमार पार्क में सैकड़ों पुलिस वाले भेज दिए। जो बंदा केक से डर रहा है वो इलेक्शन लड़ेगा। मान लिया केक शुगर वालों के लिए बना है, मीठा है, लेकिन नमक भी ब्लड प्रेशर वालों के लिए खतरनाक है। मुझे तो मालिक साहब समझ नहीं आ रही ये कर क्या रहे हैं, किस किस्म के ड्रामे कर रहे हैं। बड़ी साहब, कॉन्स्पिरेसी के केस में बयानात की बहुत अहमियत होती है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सुल्तानी गवाह बनते हैं उनको रेचेड चाइल्ड ऑफ कोर्ट का है, यानी कि घटिया अल्फाज में उनको डिस्क्राइब किया हुआ है कि घटिया मखलूक होती है जिसको आप सुल्तानी गवाह कहते हैं, क्योंकि सुल्तानी गवाह बाय डेफिनेशन एक जुर्म का शरीक होता है, फिर अपनी जान बचाने के लिए वो करता है। तो रेचर्ड चाइल्ड का है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में।
लेकिन जहाँ कॉन्स्पिरेसी केस बनता है वहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही बनेगी। उसमें बयानात की अहमियत जितने मर्जी नापसंदीदा हों, जिस मर्जी तरीके से लिए गए हों, जो मर्जी हो, वो अपनी जगह है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बयान बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे जैसे हमें बताया जा रहा है, हमने पढ़ा तो नहीं है कि इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, उन्होंने दूसरे केस के अंदर भी डैमनिंग बयान दिया हुआ, वो पढ़ेंगे तो पता लगेगा। अब ये देखिए ना कि जो खतरनाक केसेस हैं उनमें की लोग उनके की हैं आवाज़ में शायद आवाज़ हमें नहीं ले सकते। जी 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 मालिक साहब, मेरे ख्याल में मैं आवाज़ ये कह रहा हूँ कि आप इनको पॉलिटिकली जितनी मर्जी एथिकली नापसंदीदा हो, लेकिन लीगली ये बड़ी डैमेजिंग स्टेटमेंट्स। अच्छा हमारे मैं सिर्फ एक सवाल के बाद कादी साहब करेंगे। मैंने हाई कोर्ट किया, सबसे मुश्किल 109 को प्रूव करना है, सिवाय जुल्फ़िकार अली भट्टो के आप और किसी को आज तक साबित कर ही नहीं, सजा दे ही नहीं सके। पूरी सुप्रीम कोर्ट का, चारों हाई कोर्ट का रिकॉर्ड निकाल ले, 109 प्लानिंग साजिश, ये प्रूव करना सबसे दुनिया का मुश्किल काम है। ऐसी ऐसी एविडेंस चाहिए, अदालत यूं उठा के मार देती है। अब कई साहब आपसे सवाल करें, उन्होंने एक फरमाया है मालिक साहब ने, मैं इसीलिए इन्हें पसंद करता हूँ, उन्होंने कहा असल मकसद इलेक्शन वोटों से नहीं होना, किसी पार्टी को निकालने से होना है, और वो अक्टूबर नहीं तो नवंबर के पहले हफ्ते में हो जाएगा। बात मुकम्मल करना चाह रहे हैं जी मालिक साहब, आप बात मुकम्मल करें। 109 जिन अवामिल में हुई थी कुछ उसी किस्म के अवामिल आज भी हैं, तो इसलिए अगर भुट्टो साहब को हो सकती है तो यहाँ भी हो सकती है, फिर ठीक है, यू आर राइट। अच्छा ये फरमाइए कि क्या एक चीज़ें वाज़ेह हैं, शायद खान साहब इलेक्शन ना लड़ सकें, ये भी अभी बात हो रही है कि शायद इलेक्शन हो ही ना, जिस किस्म के हम हालात में हैं और जिस किस्म की मैशत का जो मामला है, और ख़ुद जो है डॉलर तक को नीचे लाने के लिए हमें मदद की दरकार है, जो हमारी सिविलियन औकात रह गई है हमारी सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट की। आप ये फरमाइए कि ये भी क्या एक बहुत मज़हका खेज़ सिचुएशन नहीं है, एक प्रेस रिलीज़ घर से भेज दें कि कौन सा मुल्क, आप मेरे एडिटर भी रहे हैं या मेरे अखबार में एडिटर रहे हैं, जैसे मैं काम करता रहा हूँ एज एडिशन इंचार्ज, ये फरमाइए कि यार ये किस मुल्क के में होता है कि रात को प्राइम टाइम पे एक साहब आते हैं और वो आके कन्फेशन कर रहे हैं, और ये है वो घर से लिख के भेज दें, हम मिन वन जिस तरह हम आगे पेश कर देंगे। तो हाउ डज इट रिफ्लेक्ट ऑन द कैरेक्टर एंड द क्वालिटी ऑफ आवर मीडिया? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या फरमाएंगे? सर टेलीविजन का ज़माना है, अब उस पर हम क्या कहें। टेलीविजन में सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो प्रिंट की हमें होती थी वो यही थी कि आपके पास एक तरीक़ाकार था, एक निज़ाम था, एक फैक्ट्स का एक तरीका था। इससे हम क्या कहें, अब वी आई डोंट वांट टू कमेंट, हर एक की अपनी एडिटोरियल जजमेंट है। लेकिन जो आपने पहले बात की थी इलेक्शन वाली, देखिए इलेक्शन में इलेक्शन होना मजबूरी है सबकी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जो मैशत की आपने बात की, सऊदी अरेबिया, यूएई जिनके साथ आप बड़ी सीरियस फाइनेंसिंग की आपको उम्मीदें हैं, और आप उनसे जहाँ तक बात चल रही थी कि रिपोडेक में भी अपना शेयर आप उनको भेज दें, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा हुआ है कि आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रोग्राम में होना ज़रूरी है। सो आई थिंक इलेक्शन जैसे भी होंगे, टूटे फूटे जो भी होंगे, वो पाकिस्तान में उसकी क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है सबके लिए। इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि दुनिया को दिखाया जाए, देखें इलेक्शन होंगे, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, फसाद जिसको कहते हैं आपको डेमोक्रेसी का ज़रूरी है। सो चलेगा तो हाइब्रिड निज़ाम में, और ये भी अब क्लियर हो गया कि हाइब्रिड निज़ाम का जो इकनॉमिक वो है इंजन, वो सबसे ज़्यादा लीड करेगी फैसिलिटेशन काउंसिल। तो फैसिलिटेशन काउंसिल का आप स्ट्रक्चर देख ले तो आपको पता लग जाएगा कि ड्राइविंग सीट में कौन है। सो आई थिंक अब आगे हाइब्रिड ही चलेगा, और मियाँ साहब भी जो आ रहे हैं बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रहे हैं। ये और बात है कि मुझे बड़ा मैं क्लियर हूँ कि अगर मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और डार साहब दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर को बनाते हैं, तो डार साहब की काउंसिल के साथ लग जानी है, मियाँ साहब की हमेशा की तरह पिंडी से लगेगी। तो फिर मुझे वो चीज़ भी 6-8 महीने से ज़्यादा चलती नज़र नहीं आती। जो मर्जी अभी वो एग्री करके आए, जो मर्जी वो मन मार के आए। हमें भी 30 साल हो गए हैं मियाँ साहब को देखते हुए। मियाँ साहब के भी कुछ सर्टन व्यूज़ हैं और सर्टन उनकी आते हैं जिसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सो मुझे ये अगर अरेंजमेंट हो भी गई तो मुझे अरेंजमेंट में भी आगे प्रॉब्लम नज़र आती है 6-8 माह डाउन द रोड।
अच्छा एक बात मालिक साहब, मैं एक गुजारिश करता हूँ, चले इमरान खान को बादिउल नजर में लग रहा है कि साइफर में सजा हो जाएगी। एतजाज हसन कहते हैं कि वो खो ही नहीं सकती क्योंकि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ओथ लिया था, लेकिन अगर हो जाती है तो पूरी की पूरी तरीके इंसाफ को कैसे आउट करेंगे? इमरान खान जैसे नवाज शरीफ भी अब सजा याफ्ता है, लेकिन नून लीग तो बाकी बिल्कुल इसी तरह खेल रही है। तो डू यू थिंक पीटीआई पूरी को आउट करने का क्या तरीका अपनाया जाएगा जो अपनाए जा रहे हैं इससे हटके? देखिए बड़ी साहब, एक तो जब आप टॉप लेवल और दरमियाने लेवल की लीडरशिप को हटा देते हैं, कोई तायब हो गया, कोई गायब हो गया, तो नई क्रॉप निकलेगी। नई क्रॉप का डिसएडवांटेज ये है कि उनके पास वो एक्सपीरियंस और शायद वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो जो सीजन लोगों का तजर्बा और पैसा होता है, लेकिन उनकी खतरनाक चीज ये होती है कि दे हैव नथिंग टू लूज। वो ज्यादा खूनी तरीके से आगे जज्बे से लड़ते हैं। बट हैविंग सेड दैट, बैलेट पेपर पे होना और उस दिन आपके लोगों का पोलिंग स्टेशन पे होने देना या होना बड़ा फर्क है। फिर अगर रिजल्ट्स क्वेश्चनेबल रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, जल्दी अनाउंस हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप फिर 4 साल अगले फिरते रहें जाके ट्रिब्यूनल पे और नया निज़ाम तो चलता रहेगा ना। सो अगर आपने इलेक्शन में जमात हो तो जमात को हुकूमत बनाने से रोकना कोई इतना मुश्किल नहीं। चलो आखिरी सवाल, कादी साहब गुस्ताखी, मालिक साहब आप क्या इन हालात में जितनी इतनी शफाफ निगरान हुकूमत है, साफ शफाफ इलेक्शन होते हुए देखते हैं कि सबको एक जैसी लेवल प्लेइंग फील्डिंग दी जाएगी और बेईमानी नहीं होगी? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं जी, कंट्रोल इलेक्शंस होंगे, मैं तो बड़ा क्लियर नहीं, साफ शफाफ, मैंने लफ्ज साफ और शफाफ कहा है, मैंने वो गुजारिश की है। मेरी आवाज़ आई शायद आपको? जी मालिक साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 मालिक साहब, कंट्रोल इलेक्शंस होंगे। अच्छा मालिक साहब, वन लास्ट क्वेश्चन। जी सर, मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे। याद होगा आपको 2013 में इलेक्शन हुआ था और आप और मैं एक शो में बैठे थे जब मुस्लिम लीग नून जीती थी। मैंने अर्ज़ किया था कि हजूर पीपल्स पार्टी को 5 साल लगे हैं डिसक्रेडिट होने में, इन्हें 3.5 साल बाद मियाँ साहब तशरीफ ले गए थे। सवाल मेरा ये है कि साग डार साहब ने बड़ी मेहनत से ये साबित कर दिया है कि ही इज़ वेरी मच अनइक्वल टू दी ओकेजन। इस मुल्क की मैशत जब अच्छी भी थी तो उसको बर्बाद करने में और यहाँ ब्लैक मनी इस्तेमाल करने में 92 का एक्ट बनाया जिससे सारे पाकिस्तान ब्लैक मनी की दारुल खिलाफा बन गया। अब वो उनको दोबारा लेके आएंगे और मियाँ साहब भी दोबारा आ जाते हैं जिस तरह बताया जा रहा है कि उन्हें हर जगह से गारंटीज मिल सकी। तो ये काम कुछ साल चल जाएगा अगर ये होता भी है, क्योंकि असल अपोजिशन तो मैशत है और मैशत का बेड़ा इन लोगों ने घर किया था मिलजुल के, थोड़ा मतलब लाइन शेयर कम अज़ कम इन्हीं के से आता है। तो डू यू थिंक इट इज़ अ वाइज चॉइस फॉर पाकिस्तान एंड फॉर ऑल दोज हु मैटर्स एंड हु मेक डिसीजंस? नहीं, वाइज चॉइस तो पहले भी नहीं थे डार साहब, लेकिन देखिए एक चीज बड़ी क्लियर जो मैं आपको पहले कह रहा था, डार साहब बिल्कुल सिंगल हैंडेडली चलाने के आदी हैं। जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी थे तो डार साहब को हम लोग सारे हम लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते थे और वो कुछ 46 कमेटीज के हेड भी थे। जब शहबाज साहब के नीचे उन्होंने काम किया ये 16 माह, तो इसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं इंटरफेयर कर सकता था, वो जनरली तरीके से अपनी फाइनेंस चलाते हैं। लेकिन आप जब फैसिलिटेशन काउंसिल बनी हुई है, अगर ये जनरली तरीके से चलाते तो वहाँ पे असली जनरल बैठे हुए, तो इसलिए इनको वो फ्री हैंड नहीं मिलना, ना ही मिल सकता है। अब मियाँ साहब आएंगे, मियाँ साहब का अपना तरीका है। अब खाली मियाँ साहब की अब रबिंग ऑफ कॉर्नर्स, रफ कॉर्नर्स नहीं होगी, डार साहब की भी होगी। साल जो आप कह रहे हैं, मुझे साल वाकई आउटर लिमिट लगती है, मुझे तो 6 लगते हैं, जिसके बाद आई थिंक क्लियर डिफरेंसेस होंगे, बिकॉज दोनों जो हिसाब हैं उनका एक फुल अथॉरिटी और अपनी मर्जी से काम करे। आई डोंट थिंक इसमें काम चल पाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब फॉर एनालिसिस, बहुत अच्छी बात करते हैं। मगर एक बात जो उन्होंने की उस पर कंक्लूड करके ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ
कि वो खुद जर्नैली तरीके से साग डार साहब चलाया करते थे मैशत। और इवन नवाज शरीफ साहब भी अब तो असल जर्नैल बैठे हुए हैं और बैठना पड़ा उनको माशाल्लाह इन करतूत हाय परागंदा की वजह से। अब आएंगे और वापस ये भी बात करेंगे कि क्या अब कैसे सिलसिला चलेगा, क्योंकि आज फिर जो फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके हवाले से एक प्रेस रिलीज़ भी आया है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, इसमें वो क्या करना चाहते हैं। मगर इसमें माजी में क्या हुआ हम वो भी देखेंगे और आइंदा क्या नहीं होना चाहिए वो भी मेरे ख्याल में अब ऊपर की ओर देखने वाला भी है। अच्छे की उम्मीद और दुआ है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है शुएब शाहीन साहब, मारूफ कानूनदान हैं, तर्जमान भी हैं तहरीक इंसाफ के और उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं कोर्ट में। थैंक यू वेरी मच शुएब साहब आपके टाइम के लिए। ये फरमाइए कि अब आपकी उम्मीदें और क्या हैं, ये चेयरमैन PTI की जो नाअहली है, क्या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़त्म करने के हवाले से आप ऑप्टिमिस्टिक नज़र आते हैं? क्या आपको टाइम लाइन भी नज़र आ रही है और क्या आपको एक अल्टीमेटली जो जहाँ तक आप यानी देख सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जनाब शुएब शाहीन साहब। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि मैं तो नहीं समझता कि इन केसेस की बुनियाद पर जो तोशाखाना वाला केस था ज़ाहिर है उसमें बेल हो गई है, ज़मानत हो गई है, वो जजमेंट सस्पेंड हो गई है, उसकी बुनियाद पर नाअहली तो नहीं हो सकती। अब वो उनकी जो है चेयरमैनशिप उसके ऊपर भी दरख्वास्त दे रखी है, उस पर ऑलरेडी फैसला हमारे हक में आ चुका है इलेक्शन कमीशन का। दूसरे वाला जो केस है सिंबल वाला, वो भी फैसला हमारे हक में आ चुका है, रिस्पेक्टिव किसी ने एप्लीकेशन दे दी है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। PTI को बल्ला भी अलाट हो गया है और उसके साथ किसी किस्म का हम नहीं समझते कि कोई प्रॉब्लम होगा। अब आगे जो इश्यूज़ हैं उसमें कोई शक नहीं कि ताकतवर तबके हल्के हमारे खिलाफ बैठे हुए हैं। उसके साथ जो बोने हैं लीडर्स, सियासी जमातें अपने आप को कहती हैं, उनके लिए कोई सूरत हाल नहीं है। उनके खिलाफ PDM की जमातों जिसमें स्पेशली मुस्लिम लीग नून, उनके खिलाफ नफरत इतनी है कि वो पब्लिक में जाने के काबिल नहीं है। मैं भी आज भी मैं बिलीव करता हूँ कि नवाज शरीफ नहीं आएगा 21 अक्टूबर को, और शायद वो आ जाए क्योंकि बहुत बड़ी डील होगी तो आ भी जाए, लेकिन मेरी नज़र में वो अभी भी नहीं आएगा। कोई ना कोई बहाना बना लेगा कि मैं नहीं आ रहा। और आज जो सिचुएशन अदालतों में है, बदकिस्मती से इदारे तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहे नहीं हैं, जो वो बिल्कुल एक शख्स की दुश्मनी में, मसलन FIA है, पुलिस है, केयर टेकर सेटअप है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सब के सब एक पेज में है। किसी तरीके से इमरान खान और PTI को हमने क्रश करना है। और आज आपने देखा है, यानी ये कौन सा बड़ा जुर्म है कि सालगिरह मनाने के लिए इजाज़त नहीं है। तो सारे पाकिस्तान में सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने जलसे कर रही हैं। करक में हमारे ने जलसा किया तो सीधी गोलियां मारी रेंजर्स ने और पुलिस ने, और हमने एप्लीकेशन जहां भी देते हैं वो, आज हम इमरान खान साहब को मिलने गए हुए थे, हमारे वकला साहबान ने जेल के बाहर खड़े होकर उन्होंने कहा जी हमने केक काटना है। वहाँ पुलिस आ गई कि नहीं जनाब आप यहाँ केक नहीं काट सकते। हमने कहा भाई आप सारे मिलके केक काट लो। उन्होंने कहा जी नहीं काट सकते। जो जमान पार्क में आज हुआ बाहर उसके नहीं जाने दे सकते। तो ये कौन से हम निज़ाम मुल्क में रह रहे हैं जहाँ आइन और कानून मुअत्तल है। और बदकिस्मती से इन्होंने जो ऊपर हाई कोर्ट है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको इतना कंप्रोमाइज़ या इतना डरा धमका दिया है कि आज वो इंडिपेंडेंटली आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने से डरते हैं या कंप्रोमाइज है। अफसोस की बात यह है कि अदालतें तो हमेशा आइन को चलती है। गुजारिश ये है, उस्मान डार जिसे खुद सिंध के वजीर दाखिला ने कहा हमने गिरफ्तार कर लिया, एक अरसा दरजा लापता रहा। एक जर्नलिस्ट ने कहा उस पर इतना तशद्दुद हुआ बेमाना कि उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने जितनी कुर्बानियाँ दी उसकी माँ बहन की तजलील की गई। ऐसे शख्स का अगर मजबूरन वो बयान दिया, मेरे ख्याल में तो उनसे शिकवा भी नहीं करना चाहिए। कानूनी क्या हैसियत होगी अदालत में इस बयान की जो उन्होंने एक अजीब ड्रामाई अंदाज में किसी के घर में जाके दिया? देखिए मैं समझता हूँ कि आजम खान के साथ क्या हुआ, उसको पहले अगवा किया, उसकी FIR कटी, अगवा की, हाई कोर्ट में उसके घर वाले गए, हाई कोर्ट ने शदीद ऑब्जर्वेशन दी और स्ट्रांगली कहा कि मैं हम एजेंसियों के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ एक्शन होगा अगर वो ना आए अगली तारीख पे। और जनाब पता चलता है उसी कामरान शाहिद साहब की ट्वीट के जरिए पता चलता है कि 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई और 34 दिन बाद वो बाहर आ गए। देखें, कानून शहादत आर्डर है कि अगर इस तरह के इस अंदाज से कोई भी स्टेटमेंट ली जाए, लेकिन यहाँ तो कामरान शाहिद कोई अदालत तो नहीं है, ना ही 164 की स्टेटमेंट है। आकर के जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं इस तरह की एक प्रेस में टॉक है उसकी, और मुझे बताएं वो अपने घर वालों से रब्ता नहीं करता,
5.5 महीने के लिए वो लापता था, और उसके साथ साथ अगर वो वाकई उसके दिल ने कहा कि मैंने इस तरह की बात करनी है, तो वह फिर 9 के बाद 10, 11, 12 मई को क्यों नहीं किया उसने? और इस दौरान किए जाने वाली उसकी ट्वीट्स, उसकी गुफ्तगू, उसकी प्रेस रिलीजेस, आप उसका आप अंदाज देख लो। उसके घर गिराए गए, उसकी फैक्ट्रियां बंद की गई, उसकी वालदा के साथ तशद्दुद हुआ, उसकी बहन के साथ, उसके भाई के साथ तशद्दुद हुआ, और सब कुछ उसने बर्दाश्त किया। लेकिन हर एक की एक लिमिट होती है बर्दाश्त की। जब वो जुल्म, जबर, बर्बरियत एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, शायद वो उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका। मुझे बताएं ना, आज इमरान रियाज पुलिस की कस्टडी से गायब हुआ था ना, कहा गया जी दोस्तों के साथ चला गया। अब जब वापस आया तो मुझे बताएं उसके मुजरिम कौन है? ये तो साबित हो गया उसके साथ ज्यादती हुई है, उसके साथ जुल्म हुआ है। आज वो फिजिकली एंड मेंटली वो फिट नहीं है, वो बेचारा गुफ्तगू नहीं कर सकता। क्या उसकी गनगरज थी उसकी गुफ्तगू में? वो किधर गई बातें? लेकिन बात यह है कि वो कौन है मुजरिम? हाँ, रियासत क्या पाबंद नहीं है उनके मुजरिमों तक पहुंचे? लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, क्या हम इसको आइन और कानून के मुताबिक का रवैया रखेंगे? क्या हमारे मुल्क में आइन है? क्या हमारे मुल्क में जमहूरियत है? क्या हमारे मुल्क में बुनियादी हुकूक है? मैं गुजारिश करूंगा, अगार पर फायद ईसा साहब ने कहा था मैंने आइन से वफादारी का हलफ लिया है। क्या आइन इस चीज़ से रोकता नहीं? किसी को ज़बरदस्ती अगवा करो, मारो पीटो, तशद्दुद करो, झूठे मुकदमा दर्ज करो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट रिलीफ नहीं दे सकती पाकिस्तानी कौम को? ऐसे PTI के हज़ारों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, अगवा हो चुके हैं, कितनों के लिए जमानतों पे आए कि क्या चीफ जस्टिस कोई रोल अदा कर सकते हैं फाइज साहब इस सिलसिले में? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि पटिशन भी फाइल होनी चाहिए, उनको लिखना भी चाहिए, और हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये देखें, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है सुप्रीम कोर्ट ने और अदलिया ने, और तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है, क्योंकि दे आर द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल उनका रोल बनता है, क्योंकि इस वक्त मुझे बताएं ना, प्री पोल रिगिंग किसको बोलते हैं? यानी बंदे को उठाओ, गायब कर दो। अब जो प्रेसिडेंट परवेज इलाही है, 15 दफ़ा उसकी जमानतें हुई हैं, 15 मरतबा, लेकिन नहीं उसको रिलीज कर रहे। और हाई कोर्ट ने कई दफ़ा हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जनाब किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करेंगे, डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड। वो जनाब रास्ते में से गिरफ्तार हो जाते हैं, गिरफ्तार नहीं होते, हवा हो जाते हैं, सादा कपड़ों में लोग आते हैं, उठा के ले जाते हैं। और जिसने कहा यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर जारी किया, उसको अगले दिन ट्रांसफर कर दिया जाता है, और फिर पीछे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग जो है वो ड्रॉप कर दी जाती है। तो अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हो सकता है, तो क्या हमारे नीचे के जजेस नहीं कंप्रोमाइज होंगे? क्या इदारे नहीं कंप्रोमाइज होंगे? क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं है? क्या इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं? क्या ये तर्ज अमल है कि हम क्या एक जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं? बल्कि एपेक्स बॉडी ये बैठती है, जो उनका इजलास होता है, तो वो कहते हैं कि जनाब सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करना ज़रूरी है मुल्क के बका के लिए, मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए। और सिमिलरली एशियन डेवलपमेंट बैंक भी यही कहती है, और जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है वो तो खैर बहुत ही ख़तरनाक है। लेकिन क्या हम इस ज़रिए से, इन हरकतों से सियासी इस्तेकाम ला सकते हैं? क्या हम मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल दे रहे हैं? क्या एक लेवल प्लेइंग फील्ड की दूर की बात है, कोई फील्ड बाकी रख रहे हैं PTI के लिए? और आज के गैलप सर्वे के मुताबिक भी 70% पॉपुलरिटी इमरान खान और PTI की है। क्या 70% आबादी को हमने सिर्फ इस बात पे माइनस कर देना है? क्या 25 करोड़ आवाम को इसलिए हमने जलील और रुस्वा करके मईशत माशी तबाही के दहाने में फेंक देना है कि जनाब हम इमरान खान को नहीं आने देंगे, बेशक उसका रिजल्ट कुछ भी हो। मुझे बताएं 1970-71 में क्या हुआ था? हमने जब 161 की सीटों वाले को वहाँ असम्बली का इजलास रखाया, उसको कैंसिल किया, उनके खिलाफ फोर्स यूज किया, नौज़ुबिल्लाह, खुदा न खास्ता क्या हुआ? और उस ज़माने में जो कुछ हुआ, क्या हमने उस माजी से सबक नहीं सीखना? क्या हमने तारीख को इसी तरह अंदाज में दोबारा दोहराना है? खुदा न खास्ता जो कुछ आज हो रहा है। मुझे बताएं, अगर कुलभूषण के फंडामेंटल राइट्स इंसानी हुकूक हैं, तो क्या पाकिस्तानियों के कोई बुनियादी इंसानी हुकूक हैं या नहीं है? और अगर हमने अपने लोगों के ऊपर जुल्म ढाना है, अपने ही लोगों के साथ ज्यादतियां करनी है, तो क्या हम ये अपने मुल्क में मोहब्बत पैदा कर रहे हैं अपने इदारों के साथ? अच्छा, शुएब साहब, चूंकि वक्त कम है, मैं एक आपसे गाइडेंस लेना चाहता हूँ।
अभी थोड़ी देर पहले भी इस पर बात हो रही थी। ये फरमाएं कि जो सुल्तानी गवाह जिसे हम कहते हैं, वैसे तो सुल्तान बड़ी अजीब सा लफ्ज़ है जो हमने असाइन कर दिया है। सुल्तानी गवाह से जो मैं समझूँ कि मैन पार्टनर इन क्राइम है बुनियादी तौर पर, लेकिन ये कि वो उसे रिलीफ मिलेगा, वो कुछ डिटेल्स जो हैं उनको वो अगर स्पिल्स दी बीन, अदालत कैसे देखती है ऐसे गवाह को? उसकी क्रेडिबिलिटी का कोई क्या पैमाना और मेयार होता है हमारे कन्वेंशन या कानून के मुताबिक, और उसके मुताबिक क्या एक्सट्रीम और आखिरी हद तक सज़ा दी जा सकती है या दी जानी चाहिए? शुएब शाहीन साहब देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल आपके सामने है। उसमें सुल्तानी गवाह बना के, अप्रूवर बना के एक बंदे को, मसूद महमूद को आई थिंक, और सज़ा डेथ पेनल्टी दे दी गई। लेकिन आज तक कोई अदालत उसको कानून की नज़ीर नहीं समझती। और उनमें से एक जज ने आकर फिर पब्लिकली कहा कि हाँ, हमारे पे दबाव था, हमने गलत फैसला किया, हमने अपनी नौकरी बचानी थी। लेकिन मुझे बताएं फिर उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? सिर्फ वो नहीं, आप मुझे बताएं कि ये मुमकिन ही नहीं है। इसकी दो स्टेटमेंट्स होती हैं। एक होती है इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, यानी एक बंदा कहता है मैंने जुर्म किया लेकिन मेरे साथ शेख भी शरीक जुर्म थे। एक होती है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, यानी मैंने तो जुर्म नहीं किया, फलां ने कर दिया। उस एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं होती। लिहाजा यहाँ जो भी स्टेटमेंट लेगी है कि नहीं जनाब इमरान खान ने किया, जो भी नहीं जी फलां ने किया, फलां ने किया, यहाँ वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट नहीं है जो ये कहे कि हाँ मैंने जुर्म किया है लेकिन मेरे साथ मैंने इमरान खान कहने अच्छा, शायद साहब तो 109 एप्लीकेबल होती है। यहाँ इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट लीगल वैल्यू कोई नहीं है। आईनी माहिर भी है और तर्जमान भी है। ये बताएं इतनी जल्दी क्यों है नगरार हुकूमत बज़ाहिर गैर जानिबदार होती है कि साइफर में किसी ना किसी तरीके से पीटीआई को शिफ्ट कर दिया जाए? माजी में कभी ऐसे नजर नहीं आता। क्या नगरान हुकूमत इस पीटीआई को माइनस कर सकती है? नवाज शरीफ को, इमरान खान को सजा सुना दी, मान लिया, नहल कर दिया, बल्ले को कैसे आउट करेंगे पूरे के पूरे सिस्टम से सियासी? देखिए, पहली बात तो यह है कि निगरानों की हैसियत ही कोई नहीं। ख्वाजा आसिफ की जजमेंट है, इफ्तिखार चौधरी साहब उसके आतर जज हैं, उसमें खोसो साहब जो इंटरिम केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ पोस्टिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, हुकूक बलूचिस्तान का प्रोग्राम शुरू किया था। जब वो आए उन्होंने कहा कि नहीं, तमाम के तमाम प्रमोशन, ट्रांसफ़र, अपॉइंटमेंट जो कुछ भी किया है सारी की सेटिसाइड कर दी। उन्होंने कहा इनका काम ही नहीं है, इनका काम है सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करें, डे टू डे अफेयर चलाएं, उसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर 12-12 दिन वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं और इस गरीब मुल्क के खर्चे पे क्यों? वजह यह है कि इनको पूछने वाला कोई नहीं, इसलिए कि ये पीएमएल की बी टीम है। जी बी टीम है। ये आपकी बात आ गई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, एनलाइटन किया, बहुत सी वजाहतें हमारे शाहीन साहब के हवाले से पता चली। एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है, फिर ब्रेक जब हम वापस आएंगे तो वैसे कम खौफ व हरास का आलम है माशी एतबार से कि हमारी डेप्यूटी जो स्टेट गवर्नर है स्टेट बैंक की, उन्होंने कहा कि जी बैंक सिर्फ 5 लाख की रकम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, खुदा न खास्ता अगर वो बैंक डिफ़ॉल्ट करते हैं। मगर डिफ़ॉल्ट क्यों करेंगे? इतना बड़ा स्प्रेड जो शौकत अजीज़ दे के गया था और जो लूट मार यहाँ हुई है मुनाफों की सूरत में, उसके बाद डिफ़ॉल्ट क्यों? भाई हमेशा हमारी जेब भी कटनी है, अगर कटनी है ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक। बट साहब, मेरी नाचीज़ राय है, क्योंकि मैं खुद नाचीज़ हूँ तो राय भी नाचीज़ ही होगी। यहाँ कोई पीटीआई अपोजिशन नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ी जो अपोजिशन है इस सरकार की, जो भी ये सरकार है, वो मईशत है। और उसमें मईशत में जो साइंसदान यहाँ से गए हैं और इस मुल्क की मईशत को जहाँ तक पहुँचा गए हैं, और उसमें इसहाक डार साहब का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। माशाल्लाह, वो 50 करोड़ था उनका फ्रीज़, वो भी वो ले गए हैं, और ज़ाहिर है उनके पैसे थे, हक कलाल की उनके पैसे थे, मकान भी गालबन बेच के या नहीं बेच के। लेकिन इस मुल्क की मईशत के साथ जो हुआ है उनकी नाक के नीचे, और दीगर हफीज़ शेख साहब हो जाएँ, शौकत अजीज़ साहब हो जाएँ, मोइन कुरैशी साहब हो जाएँ, यू नेम इट, ऑल ऑफ देम, इवन शौकत तरीन साहब हो जाएँ। अब सवाल ये है कि ये बयान देने की क्या ज़रूरत है कि लोगों के पैसे पड़े हुए हैं बैंक में। पहले किसी ने बताया जी कि जो लॉकर है, खुदा खास्ता वहाँ अगर डाका पड़ जाए तो सिर्फ 6 लाख या 7 लाख की गारंटी है, वहाँ पे लोगों के जेवर पड़े हुए हैं, वट एवर। ये आपकी मेरी जेब इतनी आसान है काटना। कई सब गुजारिश ये है, असल जो कह रहे हैं इस मुल्क का इशू ही इकॉनमी है। यार खबर देखिएगा, ये बड़े बड़े अखबार में, बैंकों में सिर्फ 5 लाख की रकम का कानूनी तहफ़्फ़ुज़, यानी कि आपकी 1 करोड़ 95 लाख तो आपका गया, समझे, डाका पड़ गया आपके हाथ पे। लेकिन कई सब असल इशू इस मुल्क का है इकॉनमी।
लेकिन बदकिस्मती आज़ाद कश्मीर में आपको पता है बिल नहीं कोई दे रहा, एहतजाज हो रहा है, KPK में हो रहा है, पाकिस्तान भर में हो रहा है। लेकिन एक तरफ ये गैर जिम्मेदाराना बयान, दूसरा जो आइंस्टाइन आपने इसाक डार साहब को कहा है, सारी पॉलिसियाँ पिछले 17 माह तो नवाज शरीफ खुद चलाते रहे, खुद शहबाज शरीफ फरमाते रहे कि मैं लंदन भाई से जाके पूछूंगा मैंने क्या करना है। तो आपने जो तजर्बा 1981 से आजमा रहे हैं, आप उसी को दोबारा ला रहे हैं जो बादिउल नज़र में लग रहा है। तो इस मुल्क में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, माशी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, गरीब गरीब से तर होगा, अमीर 90% पैसे बाहर ले जाने लग पड़ा है। इन मोहतरमा को चाहिए कि खुदा के लिए ऐसे बयानात ना दें, लोग आगे दिल के बड़े कमज़ोर हैं। अच्छा, अब ये देखें ना, हाई इंटरेस्ट रेट ब्लेम्ड फॉर ₹7 ट्रिलियन हाइक इन नेशनल डेट, यानी ये जो 25% इन्होंने किया है इंटरेस्ट रेट, इससे 7 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन 1000 अरब का होता है, 7000 अरब, कितना 7000 अरब रुपए का हमारे कर्जे में इजाफा हो गया। 26,000 अरब का मुनाफा आपके बैंकों ने कमाया जो अब डिफॉल्ट हो रहे हैं। इस सरह सूद पर कोई भी बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, जो चला रहा है वो भी नहीं चला सकता। आपने 5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया एक बिजनेस में, जितनी महंगाई हो गई आपको 5 करोड़ रुपये और भरना पड़ेगा, वो 25% आपने या 24% बैंक को सूद देना है, तो आपका कारोबार खेत मिट्टी चलेगा। आप इधर बेचेंगे, यहाँ बैंक में रखेंगे, यहाँ बाहर पैसे ले जाएंगे, आखिर में क्या रखना है। लेकिन कई साहब मुझे बताया ना, ये संगीन सूरत हाल आप भी जानते हैं, मैं भी, क्या हमारे हुक्मरान ये नहीं समझते कि इस वक्त सियासी जमातों को बनाना या तोड़ना या जोड़ने की बजाय मुल्क को जोड़ने की जरूरत है? मैं देखिए उन्होंने क्या समझना है, उनको पता है, वो बड़े क्लियर हेडेड हैं। उन्हें इस मुल्क पे जिन लोगों का इस मुल्क के बैंकों पर एतमाद नहीं है, या वो यहाँ प्रॉपर्टियाँ नहीं रखते, जो अपने माल बाहर रखते हैं, वो यहाँ क्यों आते हैं, ये सब के पता है। लेकिन मैं आपको एक और तरफ लेके जाना चाहता हूँ। आज एक प्रेस रिलीज़ भी आई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, और ये बड़ी एक खुशाइंद बात है। इस वक्त जो है हमारी अस्करी क़यादत भी जो माशी ओवरसाइट उसमें वो शामिल है, और ये जो अभी फवाद साहब के हवाले से तो बहुत रिजर्वेशन है इस मुल्क के लोगों की, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एक काम करें, ये जब ये नहीं अकेले नहीं, जो भी CSS करके आए थे, इनके वालिदैन के और इनके असासे कितने थे और रिटायरमेंट पे कितने हैं, जिस तरह भट्टी सब कहा करते हैं, तो पता चल जाएगा दयानत के कितने बड़े सतून थे। सिर्फ 30 सेकंड, मैंने कुछ लोगों का इससे 20-25 साल पहले जब ये अकेडमी गए हुए थे, उनके हालात देखे, एक जूता दूसरे जूते से नहीं मिलता, कुछ अमीर भी थे। ये तुम्हारे आपके और मेरे अवाम के खून से होते हैं। दुनिया में कोई पॉलिटिशियन करप्शन नहीं कर सकता जब तक सरकारी ब्यूरोक्रेट शामिल ना हो। ओहो भट्टी साहब, उनको सुरखाब के पर लगे होते हैं जिनके 14-14 लाख रुपए तनख्वाहें बढ़वा देते हैं। ये नहीं, तनख्वाहें ले 14 करोड़ से खत्म नहीं हो रहा। एक बता दूं, एक प्राइवेट जो आप निजकारी कर रहे हैं, 2 से ज्यादा सौदा हुआ। बस मैं ये कहता हूँ, नहीं चले, हमें फैसिलिटेशन काउंसिल को हम अभी भी उस पर एतमाद का इजहार करते हुए ये कहते हैं कि सबसे पहले तो ये देखें कि इन्होंने आज तक जो प्राइवेटाइजेशन की है उसका नतीजा क्या निकला। पहले बताए इन्हें ही दोबारा मशीन लगाने की जरूरत क्या थी, मुझे बताएं। ये तो मुझे काकड़ साहब बताए ना, काबिल एहतराम है, काबिल होंगे, बहुत काबिल होंगे। काकड़ साहब बताए ना, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एक आधी खूबी। और काकड़ साहब ये भी बता दें कि वो क्या मोहम्मद अहमद खान साहब से उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे या नहीं हुई, सियासी व्यवस्था जुड़ी हुई है। तो ऐसे में आप इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने की बजाय क्राइसिस में डालने की वजूहात बता रहे हैं लोगों को। तो कादी साहब कब तक इस आर्टिफिशियल तरीके से आप लोगों को चलाएंगे? अब ये के इलेक्ट्रिक जो है, ये इसको $2 बिलियन में ये शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी को बहुत दिनों से इस पे उसकी नज़रें थी, वो बेच जा रही। मैं ये कहता हूँ आप करें, मगर सवाल ये है कि जो अब तक जो आपने की, आपने हमें बताया था कि बुनियादी तौर पर मफरूज़ा ये था कि हमने इस मुल्क का कर्ज उतारना है, एहसासे बेच के। कर्ज $130 बिलियन से बढ़ गया, घर का सामान बिक गया। अच्छा, और उसमें नहीं, मैं बड़ी साहब एक बात कर दूँ, यानी एक बैंक जो बिका जिस भोंडे तरीके से, वो आपके सामने। और अरे सुनते रहे, एक टेक्सला इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स था, गालिबन अगर मैं नाम ठीक कह रहा हूँ, तो उस वक्त प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे? मोहम्मद जुबैर साहब। जब उसको प्राइवेटाइजेशन के लिए रखा गया तो पता चला कि जिस कंपनी को देने का इरादा है वो 3 दिन पहले रजिस्टर हुई है।
बड़ी सुबकी हुई। खैर साड़ी बेइज्जती तो होती ही नहीं ना, मगर इसकी सज़ा क्या दी? सज़ा के तौर पर उन्हें सिंध का गवर्नर लगा दिया। मैं ये कहता हूँ कि जो आज फैसिलिटेशन काउंसिल में हमारी अस्करी क़यादत बैठी हुई है, एक तो ये हिस्ट्री वो निकलवाएंगे, हमें यकीन है। उसके बाद ये देखेंगे किस किस ने यहाँ पे दिहाड़ियाँ लगाई हैं, ताकि आइंदा ना लगे, क्योंकि अब दिहाड़ियाँ आप तो हमें उन्होंने जिन्होंने डॉलर नीचे किया है, हमें उम्मीद है कि ये भी वो इंशाल्लाह ठीक करवाएंगे। जब तक आप मेरा बंदा मेरा हिस्सा देने वाले की बजाय काबल मेहनती और ऑनेस्ट आदमी तैनात नहीं करेंगे, तबाही होगी, तबाही। बल्कि जब मैं जल्दी जल्दी एक बात कह दूं, एक में किसी ने 35 शेर सुनाया और कहा जी ये आखिरी शेर है, अर्ज़ है। तो मैं कहा जनाब साढ़े साहब ही आखिरी ने, ये आखिरी एहसासें हैं, इन्हें हमें रिक्वेस्ट करते हैं फैसिलिटेशन काउंसिल में जो भी ओवरसी कर है, इन्हें बचाएं और इस मुल्क को निकालें इस बहरान से। इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।